वेलकम टू लेवल्स अगेन में इस्लामाबाद। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट एंड अदर ड्यूज पेंडिंग इन द रेंट ट्रिब्यूनल। अगर आप लोग पहली दफ़ा मेरे वीडियो पे आए हैं तो आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ कि ये मैं पढ़ा रही हूँ पंजाब रेंटल प्रेमिसेस एक्ट का ही एक टॉपिक है ये अलग से। अब पंजाब रेंटल प्रेमिसेस एक्ट बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो रेंट के बारे में सारा डील करता है, यानी कि रेंट की जितनी भी चीज़ें हैं उसको ये एक्ट पंजाब रेंटल प्रेमिसेस वाला डील करता है। तो इसी पंजाब रेंटल प्रेमिसेस का ही ये एक चैप्टर है ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ रेंट एंड ये चीज़। अब ये है क्या, इसको समझने से पहले वीडियो के बारे में आपको बता दूं कि अगर आप ये लोग नोट्स ख़रीदना चाहते हैं, ये वाले जो मैं यूट्यूब पे डालती हूँ, इसको ख़रीदने के लिए मेरा एक व्हाट्सएप अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, फेसबुक का भी है। वीडियो के साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक सारे मौजूद हैं। उसके साथ टॉपिक को अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट, यानी कि अगर किराएदार रेंट पे नहीं करता तो रेंट ट्राइब्यूनल किराएदार से कह सकती है कि आप मालिक के लैंडलॉर्ड के पैसे पे करें। अब मैं आपको और चीज़ भी बता दूं कि अगर आप लोग न्यू हैं, ऑफ कोर्स आपको टेनेंट का भी नहीं पता होगा। टेनेंट होते हैं किराएदार, लैंडलॉर्ड होता है घर का मालिक, ठीक है। और रेंट ट्राइब्यूनल क्या होता है? रेंट ट्राइब्यूनल होती है कोर्ट्स, लेकिन ये कोर्ट से डिफरेंट होती हैं। एक तो होती है वो आम कोर्ट जिसमें रेंट के केसेस भी जाते हैं और हर तरह के केसेस जाते हैं, लेकिन ये जो रेंट ट्राइब्यूनल है ये बनाई ही पंजाब रेंटल प्रेमिसेस एक्ट ने है। क्यों बनाई है? क्योंकि आम कोर्ट्स में बर्डन ज़्यादा होता है, इसलिए रेंट के सारे मामला हैंडल करने के लिए अलग कोर्ट्स बनाएगी जिसका नाम रख दिया गया रेंट ट्राइब्यूनल। तो रेंट ट्राइब्यूनल क्या करता है कि अगर टेनेंट पे ना कर रहा हो रेंट तो उनको ऑर्डर करता है, यानी कि ट्राइब्यूनल ऑर्डर करता है टेनेंट को, किराएदार को, कि आप रेंट पे करें। उसके अलावा अदर ड्यूज पेंडिंग इन द रेंट ट्राइब्यूनल, उसके अलावा और भी कोई ड्यूज पेमेंट कोई पुरानी अगर नहीं दी थी किसी ने भी अपने हिस्से की, तो रेंट ट्राइब्यूनल उनसे कहेगा कि आप पेंडिंग पैसे भी जल्दी जल्दी दे दें, ठीक है। अब हम मजीद इसकी इन्फॉर्मेशन जानते हैं इस टॉपिक की। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने सेक्शन 24 का जिक्र करना है, क्योंकि ये जो भी इन्फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर ये सारी आपको सेक्शन 24 में मिलेगी इस पंजाब रेंटल प्रेमिसेस एक्ट में, ठीक है। ये जो सेक्शन 24 है ये एक्सप्लेन करता है कि सिचुएशंस वेयर द रेंट ट्राइब्यूनल कैन ऑर्डर अ टेनेंट टू पे द रेंट एंड अदर ड्यूज बिफोर द केस इज फाइनली डिसाइडेड। अब क्या हो रहा है सीन यहाँ पे कि जो टेनेंट है और लैंडलॉर्ड है, ठीक है। लैंडलॉर्ड घर का मालिक टेनेंट से कहता है घर के पैसे दो, लेकिन किसी वजह से ये पैसे नहीं दे रहा। लेकिन टेनेंट ने लैंडलॉर्ड से कहा कि घर की मेंटेनेंस आप करा दें, घर ठीक नहीं है। तो लैंडलॉर्ड कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मैं घर मेंटेन कर पाऊँ, या किसी भी रीज़न से लैंडलॉर्ड मना कर देता है टेनेंट को कि मैं घर को मेंटेन नहीं करता। तो टेनेंट लैंडलॉर्ड की शिकायत रेंट ट्राइब्यूनल में लेके जाएगा, लेकिन रेंट ट्राइब्यूनल जब देखेगी कि जो शिकायत हमारे पास लेके आया किराएदार, इसने तो पुराने पैसे भी नहीं दिए अभी तक लैंडलॉर्ड को, जो रेंट पे पैसे जो देने चाहिए किराया वो अभी तक इसने नहीं दिया, और उसके अलावा भी पुरानी ड्यूज यानी कि पुरानी पेमेंट भी रहती है। तो रेंट ट्रिब्यूनल कहेगा कि ठीक है, हम आपकी बात सुनेंगे, घर की मेंटेनेंस के बारे में बात सुन लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप रेंट तो दें। आपने अभी तक अपना रेंट ही नहीं अपने हिस्से का दिया। आप रेंट देंगे लैंडलॉर्ड को, तभी रेंट लॉर्ड के पास इतने पैसे आएंगे कि आप ही के दिए हुए रेंट से वो घर की मेंटेनेंस कर सकें। ये मैंने जनरल बात बोली है कि आपके ही दिए हुए पैसों से मेंटेनेंस कर सकें, ये मैंने खुद से बोला। लेकिन टेनेंट की जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी के घर में अगर रह रहे हो तो जिस टाइम पे देना चाहिए रेंट, आपने अभी तक वो भी नहीं दिया, टाइम गुजार दिया है, और पुराने भी पेमेंट्स नहीं दी हुई हैं आपने, ठीक है। आपने नेक्स्ट हेडिंग जब स्टार्ट करनी तो जाहिर ही बात है आपने थोड़ा रेंट के बारे में और मज़ीद बातें बतानी है। तो सबसे पहले आप इसमें सेक्शन 2H का जिक्र करेंगे। सेक्शन 2H जो है इसी पंजाब रेंटल प्रेमिसेस एक्ट का बताता है कि रेंट इंक्लूड्स अनपेड रेंट, यूटिलिटी बिल्स एंड एनी अदर अमाउंट अ टेनेंट मस्ट पे अंडर द टेनेंसी। यानी कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में ये बताया गया है कि रेंट क्या होता है। रेंट के अंदर वो सारी चीज़ें शामिल आती हैं जिसमें एक तो वो रेंट है जो आपने घर का देना ही है, लेकिन इसके अलावा भी जो यूटिलिटी बिल हैं, घर के जो बिल्स हैं, वो भी आपको देने हैं। उसके अलावा भी और भी कोई अमाउंट लगती है तो वो भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें सेक्शन 2H बताता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है पेमेंट ऑफ द रेंट एंड अदर ड्यूज ड्यूरिंग द केस। अब ये वही हेडिंग है जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, वो दोबारा आपने दोहरा देनी है, जिसमें आपने सब हेडिंग्स देनी है, यानी कि इसी हेडिंग के अंदर ये बाकी की हेडिंग्स आएंगी। तो इसके अंदर जो सबसे पहली हेडिंग है वो है ऑर्डर टू पे द रेंट, यानी कि जो रेंट ट्राइब्यूनल है, जो कोर्ट है, वो कहेगी सबसे पहले कि आप रेंट तो पहले पे करें जो आपने अभी तक नहीं दिया।
If the landlord files an eviction case, the rent tribunal files letting the tenant defend the case. Will order the tenant to pay the rent they own within a set time. The tenant must keep paying rent regular as per the agreement, or the tribunal says either the landlord's bank account or the tribunal until the case is over. अब यहाँ पे आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट को निकालना चाह रहा है क्योंकि वो पे नहीं कर रहा, तो रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, टेनेंट से कहेगी कि आप पैसे दें लैंडलॉर्ड को। अब कोर्ट क्या कहती है लैंडलॉर्ड को, कि कोर्ट कहती है या तो आप लैंडलॉर्ड के बैंक में वो पैसे जमा करा दे रेंट के, अगर लैंडलॉर्ड को आप नहीं देना चाह रहे तो कोर्ट के बैंक में फिर आप पैसे वो जमा करें। ज़ाहिर बात है वो जो पैसे कोर्ट को दिए जाएंगे वो फिर खुद ब खुद लैंडलॉर्ड को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की बात यहाँ पे बोली गई है। तो ये ज़्यादा मुश्किल लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख दें कि लैंडलॉर्ड निकालना चाह रहा है टेनेंट को, लेकिन उसको पता है लैंडलॉर्ड को कि मैं अगर इसको भी निकाल दूंगा तो जो 3 महीने का इसने रेंट नहीं दिया वो भी मेरे हाथ से चला जाएगा। तो ज़ाहिर बात है लैंडलॉर्ड इस चीज़ से भी तंग हो रहा है कि मैं अगर इसको निकाल देता हूँ अभी तो पिछला महीने की भी 3 महीने के रेंट इसने नहीं दिए वो भी ये नहीं देगा, तो मुझे रेंट दे के जाए ना। तो इसीलिए यहाँ पे घर का जो मालिक है लैंडलॉर्ड है वो कोर्ट की मदद से किराएदारों से पैसे वसूल कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है डिस्प्यूट अबाउट द रेंट अमाउंट। अब रेंट अमाउंट के बारे में अगर कोई डिस्प्यूट लगी हुई, यानी कि टेनेंट जो है अमाउंट से एतराज़ कर रहा है कि मैं इतनी हैवी अमाउंट 80,000 रुपीज़ का रेंट हर महीने नहीं दे सकता, अगर इसके हवाले से इसके बारे में कोई लड़ाई लगी हुई है तो इस पर क्या करना है आपने लिखना है, इफ़ देयर इज़ एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि लड़ाई आर्ग्यूमेंट अबाउट हाउ मच रेंट इज़ ड्यू on the rent rate, the tribunal will decide a temporary amount and tell the tenant to pay। अब देखें 80,000 तो वैसे ही रेंट था उस इलाके का, ऊपर से बदलते वक्त के साथ साथ रेंट बढ़ा भी दिया है, तो टेनेंट पहले ही 80,000 का रेंट नहीं दे पा रहा, ऊपर से 90,000 का इंक्रीज भी आ रहा है रेंट पे। तो इस चीज़ पे अगर टेनेंट की लड़ाई लगी हुई है और टेनेंट राज़ी नहीं हो रहा रेंट देने के लिए और ना ही घर छोड़ना चाह रहा है जो उसने रेंट पर लिया है, तो कोर्ट क्या करेगी, अपने माइंड के हिसाब से जो उसको सही लगेगा उतनी रेंट की अमाउंट फिक्स करा देगी और टेनेंट से कहेंगे कि ठीक है आप वो अमाउंट दे दें जो आप इजीली दे सकते हैं। ये बात यहाँ बताएगी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स होती हैं घर की बिजली का बिल, घर के पानी का बिल, घर की गैस का बिल, इनको यूटिलिटी बिल कहा जाता है, ठीक है। ये पैसे भी अगर टेनेंट ने जो रेंट के पैसे देता है, यानी कि रेंट पे घर के पैसे दे रहा होता है टेनेंट साहब, उन्होंने भी ये पैसे देने होते हैं, ठीक है। एक तो वो पैसे हैं जो रेंट के हैं वो तो उसने देने ही हैं, लेकिन यूटिलिटी बिल के भी देने हैं। तो अगर उसने यूटिलिटी बिल के पैसे नहीं दिए, रेंट तो उसने पूरा दे दिया, तो कोर्ट फिर कहेगी टेनेंट से कि आप प्लीज़ यूटिलिटी बिल के भी पैसे दें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि घर तो टेनेंट का होता नहीं है, किराएदार का तो होता नहीं, वो तो मालिक का होता, तो बिजली के बिल गैस के बिल ये क्यों दे। ज़ाहिर बात है ये जो टेनेंट है ये उस घर को इस्तेमाल कर रहा है, तो घर के अंदर जो पानी होगा, जो गैस होएगी, जो बिजली होएगी, वो यही इस्तेमाल करेगा। तो इसी पे फिर जिम्मेदारी बनती है किराएदारों पे कि वो जितने उन्होंने इस्तेमाल करी है बिजली पानी और जो भी, वो उसके अमाउंट के पैसे देंगे। तो ये होती है यूटिलिटी बिल, जो अलग से भी पैसे टेनेंट्स को देने पड़ते हैं। तो अगर वो नहीं देगा यूटिलिटी बिल के पैसे तो फिर ट्राइब्यूनल इनको ऑर्डर करेगी कि आप ये भी पैसे दें। इफ़ द टेनेंट डज नॉट ओबे, अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर टेनेंट इन बातों पे ओबे नहीं करता, यानी कि बात नहीं मानता, तो इसमें आपने लिखना है इफ़ द टेनेंट डज नॉट फॉलो द ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर, यानी कि ट्राइब्यूनल ने एक तो रेंट देने का कहा, वो भी बात नहीं मानी टेनेंट ने, ऊपर से ट्राइब्यूनल ने ये भी कहा कि यूटिलिटी बिल के भी आपने पैसे नहीं दें, वो भी दें, तो ये बात भी अगर टेनेंट नहीं मानता तो आपने इसमें बताना है द ट्राइब्यूनल विल क्विकली मेक अ फाइनल डिसीजंस, यानी कि फिर वो टेनेंट के ऊपर एक जल्दी से एक डिसीजन लेगा, ठीक है। अब वो डिसीजन कैसे लिया जाएगा, वो डिसीजन सेक्शन 28(1) के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। ये सेक्शंस जब मैं रेफर करती हूँ ये सारे सेक्शंस पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के अंदर से आते हैं, ठीक है। इफ़ समवन इज अनहैप्पी विद द फाइनल डिसीजन दे कैन फाइल अ रिटन अपील टू द डिस्ट्रिक्ट जज विद इन द 30 days। अब ट्राइब्यूनल क्या करता है टेनेंट की हरकतों की वजह से, क्योंकि टेनेंट को तो ट्राइब्यूनल ने कहा है, कोर्ट ने कहा है कि आप रेंट टाइम पे दें, रेंट के पैसे दें या यूटिलिटी बिल के पैसे दे दें जो बनते हैं आपके, यूटिलिटी बिल के भी देने पड़ते हैं रेंट के दोनों के, ठीक है। अब ये दोनों के पैसे नहीं दे रहा तो इसके खिलाफ ज़ाहिर बात एक्शन लिया जाएगा। तो फिर कोर्ट किस तरह से एक्शन लेती है टेनेंट के ऊपर कि इसको जेल में भी डाल सकती है, ठीक है। अब कोर्ट ने क्या करा, ट्राइब्यूनल ने क्या किया, किराएदार के ऊपर टेनेंट के ऊपर डिसीजन जो लिया वो डिसीजन ये था कि टेनेंट अगर इसने 30 days में पैसे सारे दिए नहीं
तो टेनेंट को जेल हो जाएगी। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अब टेनेंट क्या कर सकता है, इसी डिसीजन के ऊपर अपील कर सकता है इस सेक्शन 28(1) के अकॉर्डिंग, और उसमें कुछ टाइम पीरियड भी फिक्स होएगा, ठीक है। टाइम पीरियड तो ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल रहा है, ये 30 डेज का टाइम होता है टेनेंट के पास कि वो इस कोर्ट के अकॉर्डिंग जो डिसीजन आया है उसके ऊपर अपील कर सके, ठीक है। अगर वो अपील नहीं करता, टेनेंट टाइम गुजार लेता है, तो जो ऑर्डर और डिसीजन इस ट्राइब्यूनल ने दे रखा है इसी टेनेंट के ऊपर, उसको फिर फॉलो करना पड़ेगा टेनेंट को, ठीक है। तो इसलिए टाइम के अंदर ही काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा टेनेंट को, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ रेंट ट्राइब्यूनल ने एक डिसीजन दे दिया है, ठीक है। कंक्लूजन आ जाता है, कंक्लूजन में जो ऊपर पड़ा होता है वही दोबारा से आपको दोहराना होता है, शॉर्ट करके दोबारा से लिखना होता है। इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़।